आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। भाई आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है जी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश और उनके प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है आपके कलचुरी राजवंश और उनके प्रशासन के संबंध में। तो देखते हैं पहला, कलिंग राज ने तुम्माण या तुम्माण को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था। दूसरा क्या है, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को राजधानी बनाया और क्या किया, महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने, रत्नदेव प्रथम ने। तीसरा देखते हैं, कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था गोटिया ग्राम का प्रमुख होता था। तो आपके जो तीनों ही है, कलिंग राज जी ने जो है तुम्माण या तुम्माण भी बोल सकते हैं, तुम्माण को क्या बनाया, अपनी राजधानी। रत्नदेव प्रथम ने क्या किया, रतनपुर को राजधानी बनाकर महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। और कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था में गोटिया ग्राम का क्या होता था, प्रमुख होता था। तो तीनों ही जो है आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। नोट कर लीजिएगा भाई, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ये याद रखिएगा, नोट करिएगा, 1930 में। ठीक है, और इसी के दौरान बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आपके वासुदेव देवरस के नेतृत्व में जो है गठन किया गया था। ठीक है, वानर सेना का, जिसमें बच्चों ने क्या निभाई थी, सक्रिय भूमिका। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी राजवंश के किस शासक ने उड़ीसा के सोमवंशी शासक भुजबल को पराजित कर त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता से पूर्णतः स्वतंत्र घोषित की थी। तो कलचुरी राजवंश के किस शासक ने, ओडिशा के सोमवंशी शासक कौन थे भाई, नोट करिएगा, ओडिशा के सोमवंशी शासक थे आपके भुजबल। ठीक है, इसको पराजित करके त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता पूर्णतः स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भाई किन्होंने की थी, तो आपके किन्होंने की थी, जाजलदेव प्रथम ने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोट करिएगा, उड़ीसा के सोमवंशी शासक भुजबल थे। ठीक है, इन्हीं को जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, इधर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के क्या है, प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, उनको सुमेलित करना है आपको। इधर राजवंश के नाम दिए गए हैं, इधर उनकी राजधानियाँ। राष्ट्रीय तुल्य कुल्य वंश, ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी भाई, राष्ट्रीय तुल्य कुल्य वंश की। राष्ट्रीय तुल्य कुल्य वंश को क्या कहा जाता था, शूरा वंश कहा जाता था। नोट करिएगा, ये छत्तीसगढ़ के क्या थे, प्रथम स्थानीय राजवंश थे। ठीक है, और इस वंश के संस्थापक कौन थे, शूरा थे। तो आपका जो है राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश की राजधानी क्या थी, तो आरंग थी। सरबपुरी राजवंश की राजधानी क्या थी जी, क्या थी सरबपुरी राजवंश की राजधानी, क्या थी, सरबपुर थी। पांडुवंश की क्या थी भाई, सिरपुर थी। छिंदक नागवंश की चक्रकूट, जिसको बस्तर कहा जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में। तो 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी कहाँ पे है भाई, आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। किस सरबपुरी राजा के शासनकाल में सिक्कों पर पहली बार महानदी तट पर स्थित उनकी नई राजधानी प्रसन्नपुर का उल्लेख मिलता है। ये प्रसन्नपुर अभी वर्तमान में जिसको मल्हार कहा जाता है ना, प्रसन्नपुर जो है जिसको अभी वर्तमान में मल्हार कहा जाता है। तो बताइए किस सरबपुरी राजा के शासनकाल में सिक्कों पर पहली बार महानदी तट पर स्थित उनकी नई राजधानी प्रसन्नपुर का उल्लेख मिला था। तो कौन थे वो सरबपुरी राजा,
तो आपके प्रश्न मात्र थे ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो जो आपका छत्तीसगढ़ 1862 में एक पृथक प्रशासनिक संभाग यानी कि डिवीजन बनाया गया था। ये जो है ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1862 में एक पृथक प्रशासनिक संभाग बनाया गया था, जिसका मुख्यालय क्या था जी, रायपुर था। ठीक है, 1854 में नागपुर राज्य के विलय के बाद छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया। तीसरा क्या बोल रहा है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स इलियट थे। तो आपके तीनों ही कथन सही है, नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, तीनों ही जो कथन है आपके सही है। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ को 1862 में क्या किया गया, एक पृथक प्रशासनिक संभाग बनाया गया था, जिसका मुख्यालय क्या था जी, रायपुर था। ठीक है, 1854 में क्या है, नागपुर राज्य के विलय के बाद छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य के क्या आ गया, सीधे नियंत्रण में आ गया था। तीसरा क्या है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स इलियट जी थे, है ना। तो आपके जो तीनों ही कथन है, 1 2 3 तीनों ही सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूबा शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ में आने वाले यूरोपीय यात्री ने यह कहा, प्रशासनिक अव्यवस्था और सूबेदार महिपत राव दिनकर के कार्यकाल का विस्तृत वर्णन दिया है। सूबा शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ में आने वाले यूरोपीय यात्री कौन थे भाई, कौन थे, मिस्टर फॉरेस्टर थे। ठीक है, जिन्होंने महिपत राव दिनकर जी के कार्यकाल में आए थे। ठीक है, ये सूबा शासन काल, ये महिपत राव दिनकर जी के शासनकाल में जो है ये यूरोपीय यात्री कौन, आपके मिस्टर फॉरेस्टर आए थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7वां प्रश्न का ए। ठीक है, सूबा शासनकाल कब, आपके 1787 से लेकर आपके 1818 के बीच। ठीक, ये नोट करिएगा भाई, जॉर्ज फॉरेस्टर यात्री आए थे। ठीक है, ये यूरोपीय यात्री थे। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए ये नोट कर लीजिएगा, 1787 से 1818 के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रतापी राजा को कलचुरी राजा जाजालेदेव प्रथम ने युद्ध में पराजित कर सब परिवार बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में उनकी माता के आग्रह पर मुक्त कर दिया गया था। बताइए किस राजा को बंदी बना लिए थे भाई, आपके जाजालेदेव प्रथम ने। कौन थे वो बस्तर के छिंदक राजवंश के प्रतापी राजा, बताइए कौन थे। 8वां प्रश्न का आंसर कौन थे भाई, आपके सोमेश्वर देव प्रथम थे। ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश के जो प्रतापी शासक थे वो आपके कौन थे, सोमेश्वर देव प्रथम थे। कलचुरी राजा जाजालेदेव प्रथम ने युद्ध में इनको क्या किया, पराजित किया और इनके पूरी परिवार को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। ठीक है, तो सोमेश्वर देव प्रथम जी की माता जी के आग्रह पर क्या किया था, जाजालेदेव प्रथम ने उन्हें मुक्त किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। 9वां प्रश्न। ठीक है, तो हल्बा विद्रोह कब हुआ था, 1774। ठीक है, कब हुआ था, 1774। तारापुर विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई आपके कब, 1842 में। मुड़िया विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1876 में। भूमकाल विद्रोह तो आप सभी को पता ही है कि 1910 में हुआ था। ठीक है, तो आपका जो ए का बी 2 का सी कहाँ पे है, ए का बी 2 का सी आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये नोट करिएगा, तारापुर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, नोट करिए। हल्बा विद्रोह किसके नेतृत्व में, नोट करिए, अजमेर सिंह।
तारापुर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? नोट करिए, दलगंजन सिंह। मूरिया या मुड़िया विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ था? झाड़ा सिरहा। और भूमकाल विद्रोह आप सभी को पता ही है कि वीर गुंडरधुर जी के नेतृत्व में हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा भाई। हलवा विद्रोह 1774, तारापुर 1842, मूड़िया जो है आपके 1876 और भूमकाल, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न बनते ही है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश के आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय में कुल कितने राजाओं के नाम की वंशावली प्राप्त होती है? तो कितने नाम के राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है? तो 6 राजाओं की, ठीक है। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। 6 राजाओं के नाम आप नोट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। सूरा संस्थापक थे, दायित्व वर्मा प्रथम, विभीषण थे, भीमसेन प्रथम थे, दायित्व वर्मा द्वितीय थे और भीमसेन द्वितीय। ताम्रपत्र आप जो कि है आपके जारीकर्ता, ठीक। ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित है आपको बताना है, ठीक है। प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास के प्रमुख राजवंशों और उनके संस्थापक के संदर्भ में, तो हम अभी पढ़े ना, राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश क्या है भाई? सूरा वंश है ना, सरबपुरी है सरब, और नल वंश जो है वरहाराज। तो तीनों ही सुमेलित हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वर्ष 1876 में बस्तर के प्रसिद्ध मूरिया या मोरिया विद्रोह के दौरान आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार और दीवान के खिलाफ किस वृक्ष की टहनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजकर विद्रोह का क्या संदेश प्रसारित किया था? तो वो किस वृक्ष की टहनी थी भाई, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजकर विद्रोह का क्या किया? संदेश प्रसारित किया था, ठीक है। और ये वर्ष 1876 के प्रसिद्ध 76 में हुआ था, ठीक है, प्रसिद्ध मुड़िया विद्रोह, ये भी नोट कर लीजिएगा। अभी हम पढ़े भी है ना कि मुड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ष 1876 में। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन से वृक्ष की टहनी थी भाई? तो ये आपके आम वृक्ष की टहनियाँ थी, ठीक है। आम वृक्ष की टहनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजकर जो की है संदेश प्रसारित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मराठा शासन, मराठा व्यवस्था के दौरान छत्तीसगढ़ में सूबेदार नियुक्त किए गए थे। प्रथम 3 सूबेदारों का क्या करना है? सही कालानुक्रम क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे भाई? महिपत राव दिनकर, है ना। फिर आपके आए थे विट्ठल राव, फिर कौन आए थे आपके? केशव गोविंद, ठीक। तो ये आपके पहले होंगे, ये आपके दूसरे होंगे, ये आपके तीसरे होंगे। तो कहाँ है भाई? पहले कौन आए थे? दूसरा कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर बी और डी में दिख रहा है, ठीक है। विट्ठल राव तो आपके एक ही में दिख रहा है, बी में, है ना। 2 1 3 महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर और केशव गोविंद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नागपुर के मराठा शासक रघुजी तृतीय के मृत्यु के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट मैनसेल ने किस वर्ष छत्तीसगढ़ को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि डलहौजी हड़प नीति में मिलाया था? तो किस वर्ष मिलाया था भाई डलहौजी हड़प नीति में? हाँ, किस वर्ष मिलाया था? तो ये आपके 1854 में, ये नोट करिएगा, 13 मार्च 1854, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और क्या करना है? सही कूट का चयन करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का जो प्रकाशन है 1900 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? माधवराव शपरे और राम राव चिचोलकर थे, बिल्कुल करेक्ट है। यह छत्तीसगढ़ की क्या थी? पहली मासिक पत्रिका थी। कौन? आपके छत्तीसगढ़ मित्र। तो आपके तीनों ही आंसर सही है, ठीक है। 1 2 और 3 ये नोट कर लीजिएगा, तीनों ही जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में रायपुर में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय के प्रथम मानद प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया था। तो राष्ट्रीय विद्यालय के प्रथम मानद प्राचार्य किन्हें नियुक्त किया गया था भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में रायपुर में स्थापित जो है आपके राष्ट्रीय विद्यालय के प्रथम मानद प्राचार्य किन्हें नियुक्त किया गया था, किन्हें नियुक्त किया गया था जी, तो आपके माधवराव सप्रे जी को, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और राजवंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, राजवंशों से संबंधित छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ज्ञात इतिहास दक्षिण कोशल के नाम से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। चीनी यात्री हेनसॉग ने 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की और इसे किया सलोकी या कौशल कहा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में महाकांतार कहा जाता था, बिल्कुल तीनों ही जो है आपके आंसर 1 2 3 तीनों ही सही है, नोट कर लीजिएगा भाई 17 प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में धार्मिक कार्यों, दान पुण्य और धर्म संस्कृति विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था भाई, जो आपके कलचुरीन कालीन शासन व्यवस्था में धार्मिक कार्य, जो दान पुण्य और धार्मिक संस्कृति के विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, महाधर्म कर कर्णिक। ठीक है, महाधर्म कर्णिक या महापुरोहित कहा जाता था, नहीं सॉरी आपके महाधर्म कर्णिक कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी राजवंश के शासनकाल से संबंधित सही कूट का आपको क्या करना है, चयन करना है। कलचुरी वंश की स्थापना रायपुर और रतनपुर दोनों जगह हुई थी। 19वां प्रश्न ध्यान से देखिए, ठीक है, दोनों जगह हुई थी, बिल्कुल हुई थी, दोनों जगह कहाँ, रायपुर और रतनपुर में। कलचुरी शासक कलिंग राज ने तुम्माड़ को अपनी पहली राजधानी बनाया था, ऊपर हम डिस्कस किए हुए हैं ना, बिल्कुल कलिंग राज ने क्या किया, तुम्माड़ या तुम्माड़ को अपनी पहली राजधानी बनाया। रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। तो आपके तीनों ही जो आंसर हैं तीनों ही सही हैं, 1 2 और 3, ये नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस्तर के काकतीय वंश के किस शासक के शासनकाल को बस्तर के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिन्होंने दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो बस्तर के कौन से काकतीय वंश के शासक के शासनकाल को बस्तर का इतिहास और स्वर्णकाल कहा जाता है, बताइए कौन थे भाई बस्तर के काकतीय वंश के राजा, वो तो आपके पुरुषोत्तम देव थे। ठीक है, जिनके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, जिन्होंने दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। बस्तर के काकतीय राजवंश में राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल, ठीक है, कब 1468 से लेकर 1534 को बस्तर के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। उन्होंने ही जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौटकर बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी और दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, किन्होंने, पुरुषोत्तम देव जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक छत्तीसगढ़ और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की घटनाओं को कालानुक्रम में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़ और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था भाई, कौन सी घटना हुई थी सबसे पहले, बताइए। सबसे पहले हुई थी, उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है जी, तो उनके काल अनुक्रम में सबसे पहले आपका भूमकाल विद्रोह, ठीक है, दूसरा कहाँ पे है आपके बी में और सी में, ठीक ठीक, कहाँ पे है, बी में और सी में। ठीक, फिर उसके बाद आपके रायपुर में कंडल नहर सत्याग्रह 1920 में, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है 2 1 3 4। सबसे पहले हुआ था बस्तर में भूमकाल विद्रोह 1910 में, फिर रायपुर में कंडल नहर सत्याग्रह 1920 में, है ना। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सजदा की अपील और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब, 1921, ये नोट करिएगा भाई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दुर्ग में वृक्ष सत्याग्रह 1930 में। ठीक है, तो 2 1 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।